विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपके डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जो हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? तो कोई दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच का डिस्टेंस को अगर हम लोग घटा करके आधा कर देते हैं तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का, वो कैसे चेंज हो जाएगा, ये बताना है। According to universal law of gravitation, force acting between the two objects is inversely proportional to the square of the distance between them. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि दो ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में जो फोर्स लगता है वो उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर डिस्टेंस को हम लोग r/2 कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या हो जाएगा, 1/ डिस्टेंस को हमने क्या किया, हाफ कर दिया है, यानी r/2 कर दिया है। तो r/2 का होल स्क्वायर हमने कर दिया, तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो ये इतना हो जाएगा। हैंस द डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स लार्जर दैन द प्रीवियस वैल्यू। तो अगर डिस्टेंस को आधा कर देते हैं तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, जो भी प्रीवियस वैल्यू थी उसके 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इज़ प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो उसके मास के प्रोपोर्शनल होता है। Why then a heavy object does not fall faster than the lighter object? तो ऐसा क्यों नहीं होता, नहीं होता है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसको वो पहले गिर जाना चाहिए था, जो लाइट ऑब्जेक्ट है उसको बाद में गिरना चाहिए था, लेकिन दोनों साथ में गिरता है, ऐसा क्यों होता है? आंसर है, ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन ग्राउंड विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ग्राउंड पर जब आते हैं तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से वो मूव कर रहे होते हैं, और इस एक्सीलरेशन को हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर ये जो है रेजिस्टेंस को हम लोग, एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं। इट इज़ कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट होती है और ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। हैंस हैवी ऑब्जेक्ट डू नॉट फॉल फास्टर देन लाइट ऑब्जेक्ट। इसी वजह से जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो लाइट ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में जल्दी नहीं गिरती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, what is the magnitude of gravitational force between the earth and 1 kg object on its surface? तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। कब दो आपके पास में पॉइंट दिया गया है, अर्थ जिसका कि मास दिया हुआ है 1 kg, उसके सरफेस पर निकालना है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग निकालते हैं तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, F इज इक्वल टू gm/r स्क्वायर से। तो यहाँ पर अर्थ का मास कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस अर्थ का दिया हुआ है 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो इस वैल्यू को हमने लिखा है, और मास ऑब्जेक्ट का ऑलरेडी दिया हुआ था 1 kg, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर। तो F इज इक्वल टू gm/r स्क्वायर, जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11, और मास जो है ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है 6 × 10⁻24, और सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 1 दिया है, रेडियस दिया हुआ है 6.4 × 10⁻6। तो इस सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ और मून एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करते हैं। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विथ अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ, वाई? तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अर्थ है वो भी मून को अट्रैक्ट करता है, तो वहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा या सेम लगेगा मून पर, उसको
तो और अगर जो भी लगेगा, ज़्यादा लगे या कम लगे, तो ऐसा क्यों होगा ये बताना है। तो आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ इक्वल फोर्स। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा, जब वो दोनों को अट्रैक्ट करेगा तो दोनों इक्वल फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, बट ये फोर्स जो लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। द अर्थ अट्रैक्ट द मून विथ इक्वल फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। तो अर्थ इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, उतना ही फोर्स लगाएगा जितना कि जो है मून उस पर फोर्स लगाएगा। तो दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मून अट्रैक्ट द अर्थ वाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। तो अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो अर्थ जो है वो मून की तरफ में क्यों नहीं चला जाता है। आंसर है, द अर्थ एंड द मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ईच अदर। तो अर्थ और मून जो है एक दूसरे मतलब इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के तरफ में ये वो फील करता है। हाउ एवर द मास ऑफ द अर्थ इज़ मच लार्जर दैन द मास ऑफ द मून। तो यहाँ पर मून के कंपैरिजन में अर्थ का मास ज़्यादा होता है। हैंस इट एक्सेलरेट्स एट अ रेट लेसर दैन द एक्सेलरेशन रेट ऑफ मून टूवर्ड्स द अर्थ। तो यहाँ पर अट्रैक्ट दोनों ही एक दूसरे को कर रहा है, लेकिन मून के कंपैरिजन में अर्थ का मास ज़्यादा होने की वजह से वो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कम होता है, कम एक्सेलरेट होता है। फॉर दिस रीज़न अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। इसी वजह से अर्थ जो है वो मून की तरफ नहीं मूव करता हुआ दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ़ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच के फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए। तो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू GMM बाय R स्क्वायर। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसको हम लोग GMM बाय R स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका फोर्स अगर दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कि फोर्स जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफ़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो गेट डबल। तो अगर मास को डबल कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल हो जाएगा। सेकंड क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। तो डिस्टेंस को एक बार डबल कर दिया गया और ट्रिपल कर दिया गया तो क्या होगा। तो F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर डिस्टेंस को हम लोग डबल कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब जो भी उसका ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा उसका 1/4 हो जाएगा। वहीं पर अगर डिस्टेंस को ट्रिपल कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 1/9 हो जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू का जो भी होगा उसका 1/9 हो जाएगा। थर्ड है, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। अब पहले मैं एक ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर रहा था, अभी दोनों ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर दिया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बार क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा, ओरिजिनल वैल्यू जो भी होगी उसके 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। आंसर है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये प्रूव करता है कि हर एक ऑब्जेक्ट, पूरे यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन, फ्री फॉल जब बॉडी फ्री फॉल में होती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है। आंसर है, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स towards the earth under the effect of gravitational force alone and then they are said to be in free fall। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ में ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू से अट्रैक्ट कर रही है, सिर्फ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो हम इस केस में कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल कर रही है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन फ्री फॉल के लिए जब हम लोग फाइंड करते हैं तो यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट।
तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं? तो आंसर क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो लग रहा है उसे हम उस ऑब्जेक्ट का वेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर अमित जो है वो कुछ ग्राम सोना का खरीद रहा है, मतलब पोल्स पर वो सोने का कुछ सामान खरीद रहा है, कुछ ग्राम खरीद रहा है, मतलब उसके फ्रेंड के इंस्ट्रक्शन पर वो गोल्ड खरीद रहा है। ही हैंड्स ओवर द सेम वेट ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। तो पोल पर उसने गोल्ड खरीदा और जैसे ही वो इक्वेटर पे आया तो उसने सेम वेट फील किया। विल द फ्रेंड अग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट। तो वो जो दोस्त है, जो भी जितना भी वेट का वो गोल्ड खरीदा था, तो उसका जो दोस्त था, अमित का जो दोस्त था, वो अग्री करेगा कि तुम इतना ही सामान, इतना ही वेट कर लेकर के आए थे, 100 ग्राम का ही लेकर के आए थे, 200 ग्राम का लेकर के आए थे। इफ़ नॉट वाई, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों होगा? आंसर यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है कि जी का जो वैल्यू है वो पोल पर ज़्यादा होता है इक्वेटर के कंपैरिजन में। तो आंसर क्या है कि वेट जो है अर्थ पर, इसका बात करें तो अर्थ पर जो होता है वेट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? मास इनटू ग्रेविटी से हम लोग फाइंड करते हैं। जो यहाँ पर W इज इक्वल टू mg होता है, जहाँ पर m किसी भी बॉडी का मास है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। द वैल्यू ऑफ g इज़ ग्रेटर एट पोल्स दैन एट द इक्वेटर। तो यहाँ पर g की वैल्यू पोल पर ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू इक्वेटर। देयरफॉर गोल्ड एट द इक्वेटर वेज लेस दैन एट द पोल। तो यहाँ पर जब इक्वेटर पर आएगा तो पोल के कंपैरिजन में उसका जो वेट है वो कम होगा। देयरफॉर गोल्ड एट इक्वेटर वेज लेस, इक्वेटर पर उसका जो वेट होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू पोल। हैंस अमित फ्रेंड विल नॉट अग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट। तो अमित का जो फ्रेंड है वो जितना भी वेट बताएगा उससे वो अग्री नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज़ क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। तो एक जो शीट, पेपर का एक शीट है, उसको आप जब फेंकोगे तो, और एक क्रम्पल्ड बॉल है, तो उसको जब आप फेंकोगे तो यहाँ पर जो शीट है पेपर का वो स्लो कंपैरिजन में जाएगा। ऐसा क्यों होगा? आंसर है, व्हेन अ शीट ऑफ पेपर इज़ क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। तो यहाँ पर वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये पेपर का शीट जो है, जब आप इसको क्रम्पल कर देते हो, उसको बॉल के फॉर्म में क्रम्पल करके ले आते हो, तो यहाँ जो इसका डेंसिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। हैंस रेजिस्टेंस टू दिस मोशन थ्रू द एयर डिक्रीजेस। इसी वजह से एयर के थ्रू जो रेजिस्टेंस लग रहा था उस क्रम्पल्ड पेपर के ऊपर में, वो डिक्रीज़ हो जाता है। एंड इट फॉल्स फास्टर दैन द शीट ऑफ पेपर। और इसी वजह से क्रम्पल्ड पेपर, जो क्रम्पल्ड बॉल के फॉर्म में जब आप उसको फेंकते हो तो शीट के कंपैरिजन में, पेपर के शीट के कंपैरिजन में वो फास्टर वे में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। तो मून पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होता है। व्हाट इज़ द वेट इन न्यूटन्स ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड द अर्थ। तो यहाँ पर वेट न्यूटन में फाइंड करना है। 10 kg ऑब्जेक्ट है, उसको मून और अर्थ दोनों पर वेट फाइंड करना है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट का मून पर वेट फाइंड करेंगे तो क्या होता है, 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो हम लोग वेट के लिए फॉर्मूला जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट अगर हम फाइंड करेंगे 10 kg ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू mg, मास है 10 kg और g हमारा 9.8 है, तो ये हो गया 98 न्यूटन। और सेम ऑब्जेक्ट का वेट अगर हम लोग मून पर फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/6 इंटू वेट ऑन द अर्थ। तो 1/6 इंटू अर्थ पर वेट कितना हमने फाइंड किया है, 98। तो 1/6 इंटू 98 ये करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 16.3 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड।
तो कोई बॉल है जिसको कि वर्टिकल वे में अपवर्ड डायरेक्शन में 49 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया है। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है अंडर ग्रेविटी वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS, जहाँ यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, बी फाइनल वेलोसिटी होता है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और एस जो है हमारा हाइट होता है। जो बॉल के थ्रू जो हाइट कवर करेगा उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जो है वो कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी बॉल का पहुंचने तक मैक्सिमम हाइट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट 0 हो गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनिशियल वेलोसिटी था 49 मीटर पर सेकेंड। तो अपवर्ड मोशन में जब हम लोग जी की वैल्यू लेंगे तो जी बॉल को तो हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे थे, तो वहाँ पर जी जो वर्क करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो जस्ट ऑपोजिट होगा, इसलिए यहाँ पर -9.8 लिया गया है जी की वैल्यू को। अब एच मान लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक वो बॉल पहुँचा है। अब इसके बाद हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS। तो बी हमारे पास में 0 है क्योंकि बॉल जो है वो रेस्ट में आ गई थी। u 49 स्क्वायर हो गया, u 49 है, और 2 और g की वैल्यू है -9.8 और ये है h। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा h की वैल्यू आएगी 122.5 मीटर। अब आते हैं हम यहाँ पर फिर से आते हैं, टी जो है मान लिया कि इतना टाइम लगा है इतना हाइट तक पहुँचने में, टी को मान लिया कि 122.5 मीटर का हाइट कवर करने में इसको टी टाइम लगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से हम अप्लाई करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो यहाँ पर जो v है, v की वैल्यू तो 0 है, u 49 है, और हमारे पास में g जो है -9.8 है, और t हमें फाइंड करना है। तो इस केस में जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे अरेंज करके तो ये आ जाएगा 5 सेकेंड। तो कितना टाइम लगा यहाँ पर तक पहुँचने में, 5 सेकेंड का टाइम लगा। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड पार्ट है ये भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर इससे क्या पता चला कि टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर था। तो यहाँ पर टोटल टाइम निकालना था सेकंड केस में, मतलब बॉल जब ऊपर फेंके और ऊपर से जब नीचे आया तो टोटल टाइम निकालना था। तो ऊपर फेंकने में 5 मिनट का टाइम लगा था और नीचे आने में भी 5 मिनट का टाइम लगा, 5 सेकेंड का टाइम लगा है। तो टोटल इसको ऐड कर देंगे तो ये हो गया 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अ स्टोन इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। तो कोई टावर है उसका हाइट जो है 19.6 मीटर है, वहाँ से कोई स्टोन को रिलीज़ किया जाता है। तो कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले उसका फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS होता है। तो यहाँ पर u जो है इनिशियल वेलोसिटी हम लोग स्टोन का मान लेते हैं और उसको हम लोग 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो है स्टोन जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है, इसीलिए हम लोग उसको 0 मीटर पर सेकेंड मानते हैं इनिशियल वेलोसिटी। अब भी हम लोग फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं और जो स्टोन है उसका, और एस से हम लोग उसका हाइट मान लेते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 19.6 मीटर की हाइट से हमने उसे फेंका था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 लेंगे क्योंकि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट गिर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव में ले रहे हैं। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को हमने पुट किया है, बी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यू की वैल्यू 0 है, 2 ए की जी की वैल्यू 9.8 है और एस 19.6 दिया हुआ है। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 9.6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से वेलोसिटी जो है स्टोन का ग्राउंड को टच करने से पहले कितनी थी, 19.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो किसी स्टोन को हम लोग वर्टिकल वे में अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, u दिया हुआ है क्वेश्चन में। टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। तो g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट स्टोन का आपको फाइंड करना है। व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस दोनों ही फाइंड करना है। आंसर क्या है, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन
हमारे पास में है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है और बॉडी जो है वो रेस्ट पर आ गई थी, इसीलिए स्टोन का जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 मीटर पर सेकेंड है। हाइट एस हम लोग मान लेते हैं कि हाइट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और क्योंकि जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर वर्क हो रहा है, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है जबकि स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग फेंक रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये वैल्यू हमने माइनस में ली है। तो एच मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक स्टोन जो है वो पहुँच पाता है। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास में है, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। भी की वैल्यू है 0, यू की वैल्यू है 40, तो ये 0 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जी की वैल्यू है -10 और एच हो गया। तो यहाँ से इसको अरेंज करके एच की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 80 मीटर। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस होगा कवर मतलब स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन ऊपर जाने और नीचे आने में, तो पूरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ऊपर जाने में 80 मीटर और नीचे आने में 80 मीटर, तो ये हो गया है 160 मीटर। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस निकल गया। अब डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर नॉर्मल कैलकुलेट नहीं भी करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जिस जगह से ऑब्जेक्ट गया और वापस उसी जगह पर आ गया तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर इक्वेशन के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में हमने ली, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था तो उसकी वैल्यू माइनस में होगी। तो इस तरीके से भी फाइंड करेंगे तो ये हो गया है 0, और ओरली तो हम लोग फाइंड कर ही ले रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड सन गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है अर्थ और सन के बीच में, जबकि यहाँ पर अर्थ का मास दिया हुआ है 6 × 10⁻24 kg, सन का मास भी दिया हुआ है 2 × 10⁻30 kg, और एवरेज डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया हुआ है 1.5 × 10⁻11। तो हम जानते हैं F = gmm/r² होता है। तो मास आपके पास में अर्थ और सन का दिया है, तो एक बार मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ हमने लिखा है बाय डिस्टेंस r²। तो सबका वैल्यू यहाँ पर दिया ही हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने सारा वैल्यू यहाँ पर पुट किया है। अर्थ मास का सन का मास अर्थ का मास इतना है, जो डिस्टेंस है वो 1.5 × 10⁻11 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और जी की यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हम जानते हैं 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। तो सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास में इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.57 × 10⁻22 न्यूटन। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और सन के बीच में कितना हो गया, 3.57 × 10⁻22 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई, एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर एक स्टोन है जिसको कि किसी टावर टॉप से नीचे फेंका गया है। टावर टॉप की हाइट 100 मीटर दी गई है और वहाँ से उसको नीचे फेंका गया है, और उसी टाइम में दूसरा स्टोन जो है उसको ग्राउंड से ऊपर की तरफ में 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि ये जो दोनों स्टोन है किस जगह पर मीट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि दोनों जो स्टोन है वो टी टाइम के बाद मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जब स्टोन को ड्रॉप किया गया है टावर से तो उस टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट स्टोन का इस केस में हम लोग टी टाइम में फाइंड जब हम करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस मान लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू हमारा 0 है, टाइम हमें पता नहीं है, और हाफ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8। तो ये वैल्यू को हमने पुट किया है, तो इससे हमारे पास में एस आ गया 4.9 × t²। तो हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब जब स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, फर्स्ट में एक स्टोन जो था वो ऊपर से नीचे आ रहा था, अब सेकंड में जो है जो सेकंड वाला स्टोन है उसके बारे में यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, इस वेलोसिटी से उसको फेंका गया था। तो डिस्प्लेसमेंट
जो है स्टोन का हम लोग मान लेते हैं कि एस डैश डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, और जी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, माइनस में हम लेंगे, क्योंकि जी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं, इसलिए ये वैल्यू माइनस में है। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की तो हमारा ये हो गया एस डैश इज इक्वल टू यू 25 है, टी हमें पता नहीं है, और हाफ, और जी की वैल्यू -9.8 है। तो इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर फाइनली एस डैश की वैल्यू क्या आएगी, एस डैश की वैल्यू आ जाएगी 25t माइनस 4.90 स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पर जो हाइट होगी, द कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द स्टोन एट द मीटिंग पॉइंट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर 100 मीटर। तो ये जो जहाँ पर मिलेगा वो हाइट टावर जो होगा उसके 100 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर निकल रहा है स्टोन का, वो 100 मीटर निकल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है द कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ स्टोन, तो दोनों ही स्टोन का कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो 100 मीटर दिया हुआ है। अब कंबाइंड निकाला गया है, तो एस डैश सेकेंड का था और दूसरा फर्स्ट का था, ये कंबाइंड में निकला है 100। तो उसके बाद में सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे यहाँ पर। एस डैश की वैल्यू है ये 25t माइनस 4.9t स्क्वायर, और ये एस की वैल्यू हमने फाइंड की थी 4.9t स्क्वायर। तो ये हमारा 100 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब यहाँ से हम t की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे, सबको अरेंज कर लेंगे, तो t की वैल्यू हमारे पास में आएगी 4 सेकेंड। तो इसका मतलब हो गया कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जब फर्स्ट जो फॉलिंग स्टोन है वो जब 4.9 इंटू 10 टू द पावर इंटू 4 स्क्वायर या फिर 78.4 मीटर का जब डिस्टेंस कवर करेगी, और जिस स्टोन को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं वो जब 20.6 मीटर का हाइट कवर करेगी, तो इसको कवर करने में वो 4 सेकेंड का टाइम लगाएगी। तो दोनों 4 सेकेंड के बाद में एक जगह पर आकर के मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकेंड। तो एक बॉल है जिसको कि वर्टिकली फेंका गया है, 6 सेकेंड के बाद वो जो है थ्रोवर के पास में वापस आ जाता है। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन अप। तो किस वेलोसिटी से उसे फेंका गया था ये फाइंड करना है, सेकेंड में मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, और 4 सेकेंड के बाद उसका पोजीशन थर्ड में फाइंड करना है। तो टाइम ऑफ एक्सेंट और टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो बॉल को कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड का टाइम पूरा जर्नी में लग रहा है। तो यहाँ पर 3 सेकेंड को हमने मान लिया कि मैक्सिमम हाइट होगा, तभी तो 6 सेकेंड में वो वापस आ गया था। तो फाइनल वेलोसिटी को हमने मान लिया है कि बॉल स्टॉप हो गई थी, इसीलिए 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने माइनस में लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम लोग बॉल को फेंक रहे थे, तो इसलिए माइनस में लिया है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगाया है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो ये हो गया v हमारा 0 है, u और एक g की वैल्यू हमने -9.8 ली है, और टाइम हमारा 3 सेकेंड हमने लिया है। तो इस केस में u की वैल्यू आ गई है 29.4 मीटर। तो बॉल को जब हम लोग थ्रो करेंगे तो उस टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 29.4 मीटर। अब हमारे पास में सेकंड केस में हमें क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम हाइट फाइंड करना था। तो मान लिया कि मैक्सिमम हाइट जो है वो h है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने अभी फाइंड की है 29.4 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास में पहले से 0 थी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो भी माइनस में है। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज़ को हम जब पुट करेंगे तो h की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 44.1 मीटर। तो यही हमारा मैक्सिमम हाइट जो है वो बॉल जो स्टोन है वो कवर कर पाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, जो बॉल है वो मैक्सिमम हाइट 3 सेकेंड के बाद में वो कवर करता है। तो यहाँ इतना हाइट जब वो कवर कर लेगा उसके बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड है। तो 4 सेकेंड के बाद जो है वो जो मतलब डिस्टेंस कवर करने के बाद में ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। 4 सेकेंड के बाद में आपको फाइंड करना था, यही ना क्वेश्चन था। इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद में उसका पोजीशन कहाँ पर होगा ये आपको फाइंड करना है। तो हमें 4 सेकेंड के बाद में फाइंड करना है, तो 4 सेकेंड माइनस टोटल हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम हाइट कितना था, 3 सेकेंड।
तो 4 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड कर दिया तो हमने आ गया है हमारे पास में 1 सेकेंड। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, यू की वैल्यू 0, टाइम हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है अभी, 1 सेकेंड का टाइम उसको लगा था टोटल, और ये हो गया है हाफ, और जी की वैल्यू 9.8 और टी स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो ये एस आ जाएगा 4.9 मीटर। तो टोटल हाइट कितना था हमने फाइंड किया है 44.1 मीटर, और इसका मतलब है जो बॉल है वो 39.2 मीटर जब ग्राउंड से ऊपर रहेगी तो वहाँ तक उसको पहुँचने में 4 सेकेंड का टाइम, मतलब 4 सेकेंड में वो 39.2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in what direction does the buoyant force on an object immersed in a liquid act। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई लिक्विड में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग डिग करते हैं तो buoyant फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है ये बताना है। तो आंसर क्या है, द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड एक्सपीरियंस buoyant फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो buoyant फोर्स कहाँ किस डायरेक्शन में लगता है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर प्लास्टिक का जो ब्लॉक है जब उसको रिलीज़ किया जाता है पानी के अंदर तो वो वाटर के सरफेस पर क्यों आ जाता है। आंसर है, टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन वाटर। तो किसी ऑब्जेक्ट को जब पानी में हम लोग इमर्स करते हैं तो उस पर दो फोर्सेस लगते हैं। वन इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच पुल्स द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड एंड द अदर इज़ द buoyant फोर्स विच पुशेस द ऑब्जेक्ट अपवर्ड। तो पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो उस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको पुल करने का काम करता है, और दूसरा उस पर buoyant फोर्स लग रहा है जो कि उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करने का काम करता है। इफ़ द अपवर्ड buoyant फोर्स इज़ ग्रेटर दैन द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर अपवर्ड buoyant फोर्स जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस के ऊपर वाटर के ऊपर में आ करके फ्लोट करने लगेगा। ड्यू टू दिस रीज़न अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम्स द सरफेस ऑफ वाटर। और इसी वजह से जो प्लास्टिक का जो ब्लॉक है उसको जब वाटर में रिलीज़ किया जाता है तो वो वाटर के सरफेस पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज़ 20 सेंटीमीटर क्यूब। If the density of water is 1 gram cubic centimeter, what will be will the substance float or sink। तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है एक किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया हुआ है 50 ग्राम, और यहाँ पर इज़ 20 सेंटीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज़ 20 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका साथ में डेंसिटी भी दिया हुआ है 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो सब्सटेंस है वो सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा। आंसर क्या है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मोर दैन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा। वहीं पर लिखा है कि अगर ऑन द अदर हैंड इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ लेस दैन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड के सरफेस पर फ्लोट करने लगेगा। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमारे पास में क्या निकल होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस का मास 50 ग्राम है और वॉल्यूम दिया हुआ है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ जो डेंसिटी है सब्सटेंस का वो वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, तो इसीलिए जो ये सब्सटेंस है वो पानी में डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज़ 350 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, एक सील्ड पैकेट है जो 500 ग्राम का है, इसका वॉल्यूम 350 क्यूबिक मीटर है। तो क्वेश्चन है कि विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन द वाटर इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये पैकेट फ्लोट करेगा या सिंक कर जाएगा अगर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है तो। व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट। साथ में आपको मास भी पानी का वाटर का मास भी निकालना है जो कि उस पैकेट के थ्रू डिस्प्लेस होगा। तो डेंसिटी सबसे पहले 500 ग्राम सेल पैकेट का दिया हुआ है, हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, मास ऑफ पैकेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पैकेट। पैकेट का मास 500 ग्राम है और वॉल्यूम दिया हुआ है 350 ग्राम, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.428 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी जो सब्सटेंस का
वो वाटर की डेंसिटी से फिर से ज़्यादा हो गया। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है और सब्सटेंस का आ गया 1.428, तो इसी वजह से ये जो सब्सटेंस है वो पानी में डूब जाएगा। द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैकेट। तो यहाँ पर जो भी सब्सटेंस का मास होगा वो वाटर के मास के बराबर होगा। वाटर के मतलब सब्सटेंस का वॉल्यूम जो होगा पैकेट का, वो वाटर जितना वो पैकेट डिस्प्लेस करेगा उसके बराबर होगा। तो कितना है इसका वॉल्यूम? 350 ग्राम। 350 ग्राम वॉल्यूम है तो ये 350 ग्राम ही वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।